जी जी। और कुछ आपको पूछना है? हम बता देते हैं। अगर उसकी सांस चल रहा है, नब्ज चल रहा है, तो उसे सांस लेने के लिए प्रेरित करें, मतलब उसे प्रोत्साहित करें कि आप सांस लीजिए, सब ठीक है ना। और बहुत खाली करके थोड़ा साइड हो जाएंगे, थोड़ा साइड हो जाएंगे। हमारे पदाधिकारी गण अंदर आ रहे हैं, हमारे पदाधिकारी गणों का आगमन हो रहा है। मैं चाहूंगी आप सभी खड़े होकर थोड़ा जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे हमारे पदाधिकारी गण का। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। माताओं बहनों से अनुरोध है, हमारे पदाधिकारी गणों के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। इनके स्वागत में ये लोग जिले से चलकर हमारे बीच उपलब्ध हुए हैं। हम लोगों के लिए ये जन संवाद हमारे लिए रखा गया है। इससे आप सभी से तालियां जोर जोर से बजनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए आदरणीय डीजीसी सर, एसपी सर, अनुमंडल पदाधिकारी महोदय बारसोई, एडीएम सर, और एक जोरदार ताली बजाइए। दीप प्रज्वलित होता हुआ इस बात का प्रतीक कि सागरत पंचायत अंधियारा से उज्ज्वले की ओर बढ़ता हुआ। आप तमाम लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सभी लोग जल्दी से जल्दी अपना स्थान ग्रहण कर लें। कार्यक्रम को बहुत आदरणीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय से अनुरोध है कि आप एसपी सर का स्वागत करेंगे पौधा देकर। आपके स्वागत में रंग बिरंगे
में बहुत बहुत स्वागत है। मैं 2 मिनट, घर घर केसीसी अभियान चल रहा है। जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, उन सभी व्यक्तियों तक किसान क्रेडिट कार्ड पहुंचाना बैंक का लक्ष्य है। वो किसी भी बैंक की शाखा हो, वहां आप आवेदन कर सकते हैं। और किसान क्रेडिट कार्ड केवल पीएम किसान सम्मान निधि के धारकों को ही नहीं, हर एक घर में ये लक्ष्य है भारत सरकार का, बिहार सरकार का और सबका, कि आपके घर तक किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ पहुंचाया जाए। आप खुद भी इस चीज को देख लीजिए। हमारे कृषि विभाग के लोग आपके घर पर जा रहे हैं इंस्पेक्शन करने के लिए। उनको सही सही बताएं कि आपको जो किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, तो आपको केसीसी का लाभ मिला है कि नहीं मिला है, और मिला है तो किस बैंक से मिला है, और अगर नहीं मिला है तो तुरंत ही आवेदन करिए। ऑनलाइन भी नहीं करने की जरूरत है। बैंक का सिंपली 1 पेज का फॉर्मेट है, आप किसी समन्वयक को, किसी सलाहकार को दे सकते हैं। दूसरी जो योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है, मुद्रा योजना, छोटे 50,000 का, 5 लाख का, 1 लाख का, ये छोटे छोटे जो काम करने वाले लोन हैं उनको मिलता है। जो मुद्रा योजना हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में 50,000 वाले लोन का बहुत बढ़िया महत्व है इस चीज का। और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना जो अभी पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई है, इसमें ये पहला ट्रेंच में 1 लाख रुपया मिलेगा जो 18 तरह के कामगारों को मिलना है, और दूसरा योजना में उसका दुगुना 2 लाख रुपया मिलेगा 18 महीना में वापस करने के बाद। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है इसमें कि 8% सब्सिडी सबवेंशन भारत सरकार दे रही है। इस योजना में केवल 5% लाभ ऋण, आपको 5% दर पर आपको ऋण मुहैया कराया जाता है। अन्य जो सभी तरह की ऋण योजना है, किसी भी ऋण योजना के बारे में जो ग्रामीण क्षेत्रों पर ज्यादा लागू है, केसीसी और मुद्रा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना। एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भी योजना है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, PMEGP जिसको बोलते हैं, जो हमारे युवा साथी बेरोजगार हैं उनको स्वरोजगार करने के लिए ये ऋण दिया जाता है। इस ऋण की सीमा 1 करोड़ रुपए तक है। छोटा 1 लाख रुपए से भी आप शुरू कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा भी कर सकते हैं। दूसरी एक जो PM FME योजना है, जिसमें किसी भी तरह का खाने पीने का सामान जो आप नए चीज बनाते हैं, जैसे मूढ़ी है, चूड़ा है, दही है, जो आप नया चीज कुछ बनाना चाहते हैं, तेल मिल के लिए बनाना चाहते हैं, इस योजना का भी आवेदन हमारे उद्योग विभाग के थ्रू आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये सभी संक्षिप्त में इन योजनाएं थी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम अभी भारत सरकार के द्वारा भी चल रहा है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह। इसमें ये प्रण लेना है हम लोगों को भी कि किसी भी कार्य के लिए, किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी कार्यक्रम के लिए किसी भी तरह का अनावश्यक पैसा नहीं देंगे, जिसको भ्रष्टाचार बोलते हैं। अनावश्यक रूप से किसी को न देंगे घूस, न किसी से लेंगे घूस, ये प्रण करना है। भारत सरकार का भी ये प्रण है। बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे से बहुत पदाधिकारी लोग एवं जिला के विभिन्न विभाग के अफसर और मेरे किसान भाइयों, इस जागरूकता कार्यक्रम में मैं सिर्फ फोकस करूंगा घर घर केसीसी। 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक घर घर केसीसी कैंपेन चालू किया गया है, और नाबार्ड को यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में लोग जागरूक हो और केसीसी के लिए अप्लाई करें। किसान क्रेडिट कार्ड 3 लाख तक का लोन होता है। 1,60,000 तक का लोन पर कोई भी कोलैटरल या कोई भी जमीन आपको गिरवी रखने का जरूरत नहीं है। 1,60,000 तक। इसका केसीसी कितना मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आपका कितना जमीन है। स्केल ऑफ फाइनेंस एक जैसे मान लीजिए आपका 1 एकड़ जमीन है, तो बैंकों द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि 1 एकड़ में अगर ये फसल है तो हम कितना देंगे। अब समझ लीजिए कि किसी फसल का अगर 30,000 रुपया 1 एकड़ का मिलता है, तो 30,000 प्लस उस 30,000 का 30%, मतलब 9,000, मतलब लगभग 40,000 के आसपास का आपको 1 एकड़ पे किसान क्रेडिट कार्ड लोन मिलेगा।
अभी किसान क्रेडिट कार्ड मैं अपना बोल रहा हूं तो उसका फायदा क्या है? फायदा ये है कि ये एक लो कॉस्ट लोन होता है 7% पे, 7% पे। अगर हम कोई कॉमर्शियल लोन या हम कोई लोन के लिए हम जाते हैं अर्जी करने बैंक के पास तो हमको 12% पे देता है, लेकिन ये खेती के लिए है। खेती के लिए भारत सरकार द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। सिर्फ यही एक लोन है जिसमें बहुत ही लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको ये बैंक जो है ऋण मुहैया कराती है 7%। और अगर आपने EMI या अपना लोन सही समय पे चुकाया तो वो 3% आपको और कम 4% लगेगा। सिर्फ 4% पे आपको ये लोन कृषि के लिए मिलेगा। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक ये कैंपेन चलने वाला है। जो भी इंटरेस्टेड, जो भी किसान अगर चाहते हैं कि ये लोन का लाभ हमें मिले तो आप आपको जो नजदीकी बैंक है वहां पर जाएं और एक पेज का फॉर्म है उसको भरें। 1 लाख, जैसा मैंने कहा 1,60,000 तक, 1,60,000 तक आपको कोई भी कोलैटरल या आपको कोई भी जमानत आपको जरूरत नहीं है। बिना किसी गारंटी के आप वो 1,60,000 तक का लोन आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आपको अभी किसान क्रेडिट कार्ड एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज में भी आ गया है। मतलब अगर आपके पास दुधारू गाय है, बकरी है, तो उसके चारा के लिए भी जो उसका वर्किंग, जो भी उसका खर्च आता है उसके चारा में और उसको रख रखाव में, उसके लिए भी आप अर्जी दे सकते हैं। अभी समय कम है इसलिए मैं अपने बातों को विराम देता हूं यहीं पर। धन्यवाद। जल्दी से आगे बढ़ाते हुए कार्यपालक अभियंता विद्युत आपूर्ति प्रमंडल बारसोई महोदय से अनुरोध है कि अपने डीडीसी सर, पुलिस अधीक्षक महोदय सर और अपर समाहर्ता राजस्व, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत सर और सभी उपस्थित जिला पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, उपस्थित ग्रामीण और मीडिया कर्मी, सभी का स्वागत व अभिनंदन। सागर के मुखिया जी का भी विशेष अभिनंदन व स्वागत। मैं बिजली विभाग के बारे में जो अभी हम लोगों का बांस बल्ली वाला जो हम लोगों का लाइन है, जो आपको पोल के द्वारा बहुत घरों तक जो है कहीं कहीं बांस बल्ला है, उसके लिए हम लोग RDSS स्कीम में काम करने जा रहे हैं। जो RDSS स्कीम अभी ऑन गोइंग है, जो चल रहा है हम लोग का प्रोजेक्ट, उसमें हम लोग करेंगे। दूसरा हम लोग का कृषि विद्युत संबंध में बहुत सारे उपभोक्ताओं को अभी कनेक्शन नहीं मिला है और कई शिकायतें भी मिली हैं। तो आपने जो आवेदन किया है उस पर जो हम लोग कृषि के लिए अलग से ट्रांसफार्मर और पोल लगाएंगे और वो विद्युत संबंध भी हम लोग देने जा रहे हैं। तो अपनी बारी का वेट करें। कहीं भी किसी को भी अपने बिचौलिए या इसका स्थिति में नहीं पड़ना है। विद्युत कनेक्शन में कोई भी पैसा नहीं देना है, ये आप मान के चले। अगर इस तरह का कोई भी शिकायत या कोई भी व्यक्ति इस तरह का मिलता है, आप इसका शिकायत जो है मेरे ऑफिस और कन्या विद्युत अभियंता के ऑफिस में और कहीं भी आप जिला में भी दे सकते हैं। और ये स्कीम हम लोगों का 600 ट्रांसफार्मर जो है लगेंगे कृषि में। कृषि में अभी हम लोग सीमित कनेक्शन जो है 7,000 कनेक्शन हम लोग दे पाए हैं और विगत जो हम लोगों का 600 ट्रांसफार्मर लगेगा तो हम लोगों के पास जो लंबित आवेदन है 7,000 हम लोग कर पाएंगे। ये हमारी योजना है। कुछ जगहों पर एडिशनल ट्रांसफार्मर जो आप लोग को लगता है कि बहुत अधिक लोड हो गया, वहां पर ट्रांसफार्मर लगना है, तो वो भी योजना हम लोगों के पास RDSS में है, जो हम लोग सर्वे कंप्लीट कर लिए हैं। वैसे जगह जहां लो वोल्टेज की समस्या ट्रांसफार्मर की वजह से हो रही है, तो वैसे जगहों पर हम लोग अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने जा रहे हैं। उसका सर्वे भी हो गया है। अगर लगता है कि कहीं छूटा हुआ है या मेरा सर्वे नहीं हुआ है, तो आप अपने आवेदन को मेरे ऑफिस में या अपने जनप्रतिनिधि माननीय मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा भी आप दे सकते हैं। बस यही है। धन्यवाद। और आज
जो सगारत पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसमें आपके समक्ष श्रम संसाधन विभाग द्वारा जो योजनाएं आपके लिए संचालित है उसके बारे में मैं विस्तार से रख रहा हूं। आप अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि खेत खलिहानों में काम करने वाले, चाहे बीड़ी बनाने वाले, चाहे पशुपालन करने वाले, भेड़ चराने वाले, बकरी चराने वाले, कूड़ा करकट बीनने वाले या मलाहगिरी के काम करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, टेम्पू चलाने वाले, जो फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले जो होते हैं, वह उसे मजदूर या शिल्पकार कहा गया है। और इन मजदूरों के लिए बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग एक योजना संचालित की है, जिसे हम बिहार शताब्दी असंगठित कार्य क्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार योजना कहते हैं। इस योजना की खासियत है कि जो हमने बताया कि इस प्रकार का जो मजदूर है, जो ईंट भट्ठा में काम करते हैं, घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, दुकानों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं या टेम्पू चलाते हैं, इन मजदूरों के लिए जिनका उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है और जो राज्य में बिहार राज्य में रहकर काम करते हैं, उनको स्वाभाविक मृत्यु यदि हो जाती है तो उनके आश्रित को 30,000 रुपया अनुदान राशि दिया जाता है। यदि उनकी दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख रुपया का अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। और प्रश्न उठता है, इस योजना के तहत लाभ लेंगे कैसे? तो इसके लिए एक सिंपल आवेदन पत्र बना हुआ है। उस आवेदन पत्र के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र, आश्रित प्रमाण पत्र और कार्य प्रकृति प्रमाण पत्र की या मृत्यु के पहले कौन सा कार्य करते थे, यह प्रमाण पत्र कौन देगा? तो यह प्रमाण पत्र आपके पंचायत के मुखिया जी देंगे या आपके वार्ड सदस्य देंगे या पंचायत समिति देंगे कि ये मजदूर जो मर गए हैं वह इस क्षेत्र में खेतों में काम करते थे, पशुपालन करते थे या कुम्हारगिरी का काम करते थे या लोहारगिरी का काम करते थे। तो यह प्रमाण पत्र देना होता है और एक उम्र प्रमाण पत्र देना होता है कि वह जो मृतक है वह मरने के पहले 18 से 65 वर्ष की उम्र के बीच में है या नहीं। यदि इस प्रकार के जो मजदूर हैं जो 18 से 65 वर्ष के उम्र के बीच में हैं और बिहार में रहकर काम करते हैं और जो बताए हुए मजदूरी करते हैं, तो उनकी जो स्वाभाविक मृत्यु होती है उसे 30,000 और दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो 1 लाख का अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। इसके साथ साथ यदि वह मजदूर काम करते समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और दुर्घटना के उपरांत वह अस्थायी पूर्ण अपंग हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो उन्हें 75,000 रुपया अनुदान राशि दिया जाता है। और इसके साथ साथ यदि दुर्घटना के उपरांत वह मजदूर अस्थायी रूप से आंशिक विकलांग या दिव्यांग हो जाते हैं, इसका कहने का मतलब दुर्घटना के उपरांत वह अपना एक हाथ खो देता है या एक पैर या एक आंख खो देता है, तो उसे आंशिक विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है। और ऐसी आंशिक विकलांगता हो जाने की स्थिति में उसे 37,500 रुपया का अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। पूर्ण विकलांगता के अंतर्गत दोनों पैर, दोनों हाथ, दोनों आंख या एक हाथ और एक पैर यदि वह क्षति हो जाती है या मतलब कि उनका काम करने लायक नहीं रहता है, वह अस्थायी रूप से विकलांग हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 75,000 रुपया दिया जाता है। तो हम अनुरोध करेंगे कि जो भी हमारी जीविका दीदी आई हुई है, हमारे जितने ग्रामीण जन आए हुए हैं इस पंचायत से, यदि इस योजना से आच्छादित आपके आस पड़ोस में कोई मजदूर की स्वाभाविक मृत्यु हुई है या दुर्घटना मृत्यु हुई है, तो वह आवेदन निश्चित रूप से प्रखंड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में या श्रम अधीक्षक के पास जाके आवेदन दे सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। इस योजना के लाभ लेने के लिए कहीं ऑफिस का चक्कर लगाना नहीं पड़ता है, या सीधे पटना हमारे श्रम कल्याण समिति जो गठित है उसके द्वारा सीधे आपके खाते में RTGS के माध्यम से भुगतान किया जाता है। यह तो रहा कि वह मजदूर जो बिहार का रहने वाला है और बिहार में ही रहकर काम करता है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे बिहार के रहने वाले मजदूर होते हैं जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं, दूसरे देशों में काम करते हैं, उसे प्रवासी मजदूर कहा गया है। और प्रवासी मजदूर के लिए भी एक योजना संचालित है जिसका नाम है बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना 2008। इसके तहत यदि कोई हमारे बिहार के अस्थायी मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम करते हैं,
दूसरे देश में काम करते हैं और जिसका उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच है और वह फिर वही खेत खलिहानों में काम करने वाले मकान में काम करते होंगे दूसरे राज्यों में जाकर, या दिहाड़ी मजदूरी करते होंगे, घरेलू नौकर के रूप में काम करते हों, तो ऐसे प्रवासी मजदूरों की यदि दुर्घटना मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपया का भुगतान किए जाने का प्रावधान है। इस 14 अगस्त 2023 से यह पहले यह 1 लाख दिए जाने का प्रावधान था, लेकिन 14 अगस्त 2023 से इस योजना के तहत दुर्घटना मृत्यु के उपरांत हमारे प्रवासी मजदूर के आश्रित को 2 लाख रुपया दिए जाने का प्रावधान है। इसके साथ साथ यदि दुर्घटना के उपरांत पुनः वह एक हाथ या एक पैर या एक आंख खो देता है तो उसे आंशिक विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है और ऐसी स्थिति में उसे 50,000 रुपया अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। यदि दुर्घटना के उपरांत वह प्रवासी मजदूर दोनों आंख या दोनों हाथ या दोनों पैर या एक हाथ या एक पैर, एक आंख या एक पैर खो देता है तो उसे पूर्ण अस्थायी विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है और उसे 1 लाख रुपया अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है। इस प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना के तहत आवेदन बहुत ही सिंपल है। प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर बने होते हैं। इस योजना के तहत आरटीपीएस के अंतर्गत आवेदन देना होता है और मात्र 14 दिन में ही वह दावा स्वीकृत कर दिया जाता है और जैसे ही राज्य सरकार श्रम संसाधन विभाग द्वारा राशि उपलब्ध कराई जाती है, आरटीजीएस के माध्यम से उसके आश्रित को भुगतान कर दिया जाता है। तो अभी हमने बताया एक ऐसी योजना है जो बिहार में रहकर काम किया जाता है और एक ऐसी योजना है जो बिहार राज्य के बाहर दूसरे राज्यों में दूसरे देश में काम करते हैं तो उसे प्रवासी मजदूर के तहत लाभ दिया जाता है। इसका मतलब कि बिहार के ऐसे मजदूर चाहे बिहार के अंदर में काम करें या बिहार के बाहर में काम करें, दोनों ही स्थिति में उन्हें लाभ मिलता है। बस आपको जानकारी ये साझा किया जा रहा है कि यदि आपके पास इस प्रकार की कोई घटनाएं घटित है तो निश्चित रूप से आवेदन देकर इस योजना का लाभ लें। एक और योजना के बारे में हम बता रहे हैं कि जो हमारे कंस्ट्रक्शन लेबर होते हैं, कंस्ट्रक्शन लेबर का मतलब कि जो मकान बनाने में काम करते हैं, चाहे राज मिस्त्री हो या चाहे राज मिस्त्री के साथ लेबर का काम करते हो, पेंटर हो या पेंटर के साथ लेबर का काम करते हैं, बिजली मिस्त्री हो चाहे लोहारगिरी का काम करते हैं, बढ़ाईगिरी का काम करते हैं या सेंटिंग करते हैं या मार्बल का काम करते हैं, जितने सब मजदूर होते हैं उसे कंस्ट्रक्शन मजदूर कहते हैं। इन मजदूरों को एक हमारे यहाँ राज्य स्तर पर एक बोर्ड गठित है जिसे बिहार भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कहते हैं। इस कंस्ट्रक्शन मजदूरों को बोर्ड की सदस्यता हासिल करनी होती है। सदस्यता कैसे हासिल होगी? तो इसके लिए एक आवेदन देना होता है जो ऑनलाइन दिया जाना होता है, किसी कार्यालय में जाकर नहीं दिया जाना है। आप किसी कंप्यूटर के दुकान पर या सीएससी सेंटर पर यह आवेदन आप दे सकते हैं और अपने डिटेल्स यह लिख सकते हैं कि पिछले 12 महीना में हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रूप में यानी कि राज मिस्त्री के रूप में, राज मिस्त्री के हेल्पर के रूप में या पेंटर के रूप में मैंने 90 दिनों तक काम किया है। इस तरह की सूचना अंकित करते हुए मात्र 50 रुपया निबंधन एवं नवीकरण शुल्क जमा कर इस बोर्ड की सदस्यता हासिल कर सकते हैं। और प्रश्न उठता है, जब बोर्ड की सदस्यता हासिल हो गई तो आपको कौन सा लाभ मिलेगा, इससे क्या हो जाएगा? तो इस तरह यदि कोई भी हमारा मजदूर जो निर्माण मजदूर के रूप में काम करता है और वह निबंधित हो जाता है तो बोर्ड द्वारा संचालित 16 योजनाओं का लाभ लेता है। कुछ योजनाओं के बारे में मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। यदि वह निबंधित हो जाता है मजदूर और उसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को 2 लाख रुपया का अनुदान राशि का भुगतान किया जाता है आरटीजीएस के माध्यम से। इसके अलावा यदि उसकी दुर्घटना मृत्यु काम करते समय हो जाती है, अर्थात कि यदि वह मजदूर किसी मकान बनाते समय काम कर रहा था और वहाँ कोई बिजली स्पर्शाघात से मृत्यु हो जाती है या वह छत से गिरकर मृत्यु हो जाता है या किन्हीं कारणों से काम करते समय उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस मृतक के आश्रित को 4 लाख रुपया का भुगतान किया जाता है। यदि आपदा विभाग से उसको राशि भुगतान कर दिया गया है तो मात्र 1 लाख रुपया का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा यदि उसका बच्चा यदि उसका निबंधन का 1 साल पूरा हो जाता है और उसका पुत्र या पुत्री मैट्रिक या इंटरमीडिएट में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होते हैं तो 60 से 70% मार्क्स लाने पर 10,000 रुपया, 70 से 80,000 तक मार्क्स लाने पर 15,000 रुपया और 80,000 से अधिक मार्क्स लाने पर 25,000 रुपया राशि उस पुत्र और पुत्री को
खाते में सीधे भुगतान किया जाता है। यह लाभ केवल 2 पुत्र और पुत्रियों के लिए ही देय है। इसके अलावा यदि कोई हमारी बहनें, माताएं, महिला कंस्ट्रक्शन श्रमिक के रूप में, निर्माण श्रमिक के रूप में बोर्ड की सदस्यता हासिल की है और उसका 1 साल निबंधन हो चुका है, तो यदि मातृत्व धारण करती है तब 2 प्रसव तक उसे 90 दिनों की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान किया जाता है, जो वर्तमान में 32,000 से 33,000 के बीच में राशि आती है। इसके अलावा यदि कोई पुरुष निबंधित कामगार के रूप में निबंधित है और वह पिता बनता है तो उसकी सदस्यता 1 साल हो जाने पर उसे 6,000 राशि का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा यदि 60 वर्ष का उम्र हमारा निबंधित कामगार हो जाता है उसे पेंशन राशि का भुगतान 1,000 रुपया किया जाता है। यदि पेंशन धारक निर्माण श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को भी पारिवारिक पेंशन लाभ दिया जाता है। इसके अलावा दाह संस्कार लाभ के रूप में भी 5,000 रुपया राशि दिया जाता है। तो हम चाहेंगे कि जो भी हमारे सोगारत पंचायत में जो भी हमारे मजदूर हैं इस तरह का वह ऑनलाइन निबंधन कराएं। हम आपको बता दें कि सोगारत पंचायत में 624 निर्माण श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है और अभी तक 26 निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ दिया जा चुका है। अभी हम उप विकास आयुक्त महोदय से अनुरोध करूंगा, इस पंचायत के हम लोगों ने 11 निबंधन पूर्व दिन में किया है, यदि आपकी अनुमति हो तो उनका हस्तगत करा सकते हैं। करा देते हैं। किशुन ऋषि, मनोज सोरेन, शीला देवी, सुमन बसेरा, चंपा टुडू, अनीता सोरेन, मुक्कू किस्कू, शांति हांसदा, क्या नाम है? इसमें किसका है तो दोनों जीत मुर्मू, दनियाल मुर्मू, शांति हांसदा, मक्कू किस्कू जाइए। अनीता सोरेन, चंपा टुडू, सुमन बेसरा, मनोज सोरेन, शीला देवी, इधर आओ, इधर आइए। शीला देवी, आप जो प्रमाण पत्र मिला हुआ है इसे सुरक्षित आप लोग रखिएगा। आज से आप लोग 4 लाख के एक समतुल्य बीमाकृत हो गए हैं। जैसे ही दुर्घटना होगी आपको 4 लाख रुपया का राशि और स्वाभाविक मृत्यु पर 2 लाख रुपया का राशि का भुगतान ऑनलाइन किया जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिला कृषि पदाधिकारी महोदय से। मंच पर उपस्थित उप विकास आयुक्त महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, सभी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि महोदय,
और हमारे अन्नदाता किसान भाइयों, किसान बहनों, बिहार सरकार द्वारा किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप तैयार की गई है 2008 से ही। ये चौथा कृषि रोड मैप का प्रारंभ होने जा रहा है। 18 अक्टूबर को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा शुभारंभ किया जाएगा पटना में। रबी कार्यक्रम स्टार्ट प्रारंभ होने जा रहा है। रबी 13 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हरी रथ दिखा के हर एक जिला के लिए रथ भेजी जाएगी और जिला स्तर पर 14 अक्टूबर को जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। आपके प्रखंड में 1 नवंबर को रबी महोत्सव का कार्यक्रम है। उसमें किसान भाइयों को, प्रगतिशील किसान भाइयों, किसान बहनों को सबसे प्रशिक्षण दी जाएगी और इस साल जो भी योजना हम लोग का कृषि विभाग का है वो वितरण किया जाएगा। पंचायत स्तर पर चौपाल का भी आयोजन 10 नवंबर से प्रस्तावित है। अभी उसका तिथि आ जाएगा तो पंचायत में ही आपका कार्यक्रम होगा। अभी बिहार सरकार की कृषि विभाग के द्वारा बीज वितरण का कार्यक्रम चल रहा है। बीज कार्यक्रम के लिए आवेदन ऑनलाइन लिया जा रहा है। अभी रबी में गेहूँ, मक्का, दलहन, तेलहन का बीज के लिए किसान भाई के द्वारा ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट है। डीबीटी पोर्टल पर आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, इच्छुक किसान। और प्रखंड स्तरीय शिविर में हम लोग बीज का वितरण कराएंगे। बीज पर 50% से लेकर 90% तक अनुदान दी जा रहे हैं। दूसरा हम लोग का महत्वपूर्ण योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस पंचायत में 605 किसानों को लाभ इसका मिल रहा है और अभी 38 किसान है जिसको अभी लाभ नहीं मिल पा रहा है। कारण है उसका अकाउंट नंबर, उसका जो है सेविंग अकाउंट नंबर NPCI और आधार से लिंक नहीं है। उसके लिए अभियान चलाया जा रहा है किसान सलाहकार कोऑर्डिनेटर के माध्यम से। जो 38 किसान भाई जो बचे हुए हैं, अनुरोध है कि आप लोग पोस्ट ऑफिस का बैंक के माध्यम से अकाउंट को आधार NPCI से लिंक करें। जय कृषि अंतिग्रहण योजना हम लोग का प्रारंभ हो गया है। आज से ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है। 108 प्रकार के कृषि यंत्र पर 50% से लेकर 90% तक अनुदान दी जा रही है। किसान भाई उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। जैविक प्रोत्साहन कार्यक्रम हम लोग का है जिसमें वर्मी कंपोस्ट जो किसान भाई बनाना चाह रहे हैं उसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हुआ है। उसके लिए भी आप लोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त लेके और स्वीकृति पत्र मिलेगा। उस आधार पर आप लोग वर्मी कंपोस्ट इकाई बनाइए। 5000 रुपया प्रति यूनिट की लाभ किसान भाई को दिया। उद्यान विभाग के द्वारा भी योजनाएं चलाई जा रही है। टिश्यू कल्चर, केला, मखाना की खेती, ड्रैगन फ्रूट, ये सब पर अनुदान दिया जा रहा है। और हमारा कृषि विभाग संबंधी कोई भी समस्या के लिए आप लोग प्रखंड स्तर पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी और जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस जनसंवाद कार्यक्रम में मंचा सिंह हमारे विकास आयुक्त महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, एडीएम सर, मंचस्थ सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सागर पंचायत के तमाम बंधु, जीविका दीदियां, हमें बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पूरे जिले में 4 लाख परिवार जीविका समूह से जुड़ गए हैं। और अगर हम प्रखंड की बात करें तो यहाँ पर 48,000 परिवार जुड़े हैं। आपके पंचायत सागरत की बात करें तो यहाँ पर 2059 परिवार जीविका समूह से जुड़े हैं। क्या मैं जानना चाहूँ कि आप जो दीदियाँ उपस्थित हैं कितने लोग समूह से जुड़ी हुई हैं? केवल एक बार हाथ उठा के बताएंगे। एक बार तालियों से स्वागत हो आप सभी दीदियों का कि आप लगभग तमाम दीदियाँ जुड़ी हुई हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिनको समूह से जुड़ना बचा होगा, नहीं जुड़े होंगे। आपसे अनुरोध होगा कि अपने आस पड़ोस में देख लें, जो भी ऐसे ज़रूरतमंद दीदियां हैं, ज़रूरतमंद या गरीब परिवार हैं, उन्हें समूह से जोड़ें। क्योंकि समूह का संचालन, जो जीविका के समूह का संचालन हो रहा है, ये सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से परिवारों के सामाजिक और आर्थिक विकास के कार्य को तेज किया जाता है, उनकी सामाजिक समृद्धि बढ़ाई जाती है, उनकी आर्थिक समृद्धि बढ़ाई जाती है। आप सभी जानते हैं समूह में जुड़ने के लिए कुछ शर्तें हैं कि वो एक परिवार से एक सदस्य जुड़े। एक समूह में 10 से 15 दीदियां होती है और उन्हें कुछ जो प्रक्रिया करनी होती है कि वो साप्ताहिक बैठक करें, 10 रुपये का बचत करें
जो पैसा बचत करते हैं आपस में लेन देन करें, समूह का अपना एक नामांकन करें और जो कुछ रजिस्टर होते हैं उसमें लेखांकन, जो बचत कर रहे हैं और जो चर्चा कर रहे हैं उसको लिखते चलें। उसके लिए हर एक 10-12 समूह पर एक सीएम कार्यरत है, कैडर है जो हर पंचायत गांव में उपस्थित है और आपको सहयोग कर रहे हैं। इतना सिर्फ आप पंचसूत्रा का पालन करते हैं, मतलब बैठक, बचत और लेखांकन आदि कार्य करते हैं, तो आपको बैंकों में खाता खुलवा करके जीविका के द्वारा, जो सरकार के द्वारा दिए जाने 2 राशि है, आरएफ की राशि है, रिवॉल्विंग फंड, और आईसीएफ की राशि है, ये हम आपके खाते के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप उस पैसे से ऋण लेकर के समान 1 रुपये ब्याज पर ऋण लेकर के समूह में अपना लेन देन करें, अपने छोटे छोटे कार्य को पूरा करें। और जो दूसरा उसके बाद जो कार्य होता है वो बैंकों से आपको ऋण दिलाने का कार्य। अभी शुरुआत में तो बैंकों के द्वारा कम ऋण दी जाती थी, 50,000, 1 लाख रुपये, लेकिन अभी अधिकांश समूहों को 2 लाख, 3 लाख और 6 लाख तक का ऋण मिल रहा है। और वो ऋण इसी शर्त पर मिलता है कि आप समूह के सदस्य हैं। आप में से अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप में से कोई ऐसी दीदी या भैया है जो गए हो बैंक पर और बोले कि हमको ऋण दी तो आपको मिला होगा, शायद बैंक आपको नहीं देगा। लेकिन अगर आप समूह के सदस्य हैं, समूह से जुड़े हुए हैं, समूह में जाकर के ऋण का मांग करते हैं बैंक से, तो निस्संदेह आपको बैंक ऋण देती है। और आज तो 6-6 लाख दे रही है। आपको सिर्फ करना होता है कि बस मासिक रूप से आपको किस्त बना करके उस ऋण को वापस करना है। ब्याज भी बहुत कम है, किसी भी योजना से कम ब्याज है। अमूमन 7% ब्याज आपको लगता है। 1 साल में 100 रुपये का 7 रुपया लगना होता है, तो काफ़ी कम ब्याज पर आपको पैसे मिल जाते हैं। और आपको अब सभी जानते हैं कि विकास करने के लिए आपके हाथ में पैसे होने चाहिए। पैसे से आप तेजी से विकास कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने ऋण के लेन देन को समुचित तरीके से चलाते रहें। और बैंक आने वाले समय में सरकार का ये निर्देश जारी हो चुका है कि एक समूह को, अगर समूह से जुड़े हुए दीदियाँ, तो उन समूहों को 20 लाख तक की राशि उपलब्ध कराया जाए। तो आने वाले समय में अभी तो 6 लाख मिल रहा है, आने वाले समय में आपको 20 लाख तक करीब मिलेंगे, उससे अधिक भी मिलेंगे, बशर्ते कि आप समूह का संचालन सही से करते रहें, लेखांकन सही से करते रहें और ऋण की वापसी किस्त बना करके सही से करते रहें। तो एक तो योजना है जो समूह संचालन के द्वारा आपका आर्थिक विकास, साथ ही आपको अन्य छोटे छोटे कार्यक्रम करके आपके पोषण संबंधी, आपके कृषि के संबंध में, पशुपालन के संबंध में, रोजगार के संबंध में ज्ञानवर्धन का कार्य और आपको आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रशिक्षण और प्रेरणा देने का कार्य जीविका के द्वारा किया जाता रहा है। दूसरी जो योजना है वो DDU-GKY है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इस योजना के माध्यम से हम आपके बच्चों को, जो बच्चे 8वीं पास है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएट करके पढ़ाई छोड़ चुके हैं और नौकरी के तलाश में समय उनका बीत रहा है, ऐसे बच्चे का अगर जानकारी हमारे पास तक देते हैं, जो आपके सीएम के माध्यम से, जीविका के प्रखंड कार्यालय के माध्यम से जिला कार्यालय तक सूचना देते हैं। और यहाँ पर लगातार हम प्रखंडों में कैंप भी करते हैं, कंपनियों को बुला करके उनमें अपने बच्चों को भेजते हैं जो जॉब करना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को, ना सिर्फ लड़कों को बल्कि लड़कियों को भी उन जॉब के लिए उनके इच्छा अनुसार राज्य के अंदर, राज्य के बाहर जॉब पर लगाते हैं, जो 10,000 से 30,000 तक की आमदनी करना शुरू कर देते हैं। तो आपसे अनुरोध होगा कि अगर आपके यहाँ, जो मेरे पास जानकारी है कि आपके पंचायत में भी 30 बच्चों को इनसे प्रशिक्षित करके रोजगार देने का कार्य किया गया है। अगर और भी कोई ऐसे बच्चे हैं जो रोजगार के तलाश में समय उनका निकल रहा है, उन्हें जीविका से जोड़ें, उन्हें प्रशिक्षण, मुफ्त का प्रशिक्षण, जो कटिहार में प्रशिक्षण सेंटर है, गया में है, पटना में है, मुजफ्फरपुर में है, पूर्णिया में है, वहाँ पर प्रशिक्षित करके और उनको फिर रोजगार पर लगाया जाता है। और मैं तो देखा हूँ कि आपके जिले की दीदियों की बेटियाँ तमिलनाडु में जाकर कार्य करती हैं और 15 से 20 हज़ार रुपये अपने परिवार को भेज रही है। तो आज सिर्फ बेटा ही नहीं बल्कि बेटियां भी जीविका से जुड़ करके रोजगार करना शुरू की है और अपने परिवार के आर्थिक उन्नति में सहायक बन रही है। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि यहाँ की बेटी सिलीगुड़ी में जाकर के एविएशन का ट्रेनिंग ले रही है। हवाई जहाज में जो परिचारिका होती हैं, इस तरह का प्रशिक्षण, क्योंकि वैसे प्रशिक्षण अगर आप कराना चाहेंगे तो शायद हमारे जो गरीब जीविका दीदी, जीविका के जुड़े हुए परिवार हैं, उनके बस की बात शायद नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 से 10 लाख रुपए आपको खर्च आएंगे वैसे प्रशिक्षण कराने में। लेकिन यहाँ अगर ऐसी बच्ची जो इंटर पास है और उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है, तो उन्हें और उनकी इच्छा है कि हम एयरपोर्ट पर काम करें, हम हवाई जहाज में जो एयर होस्टेस होता है उनका कार्य करें, उनको हम फ्री में प्रशिक्षण, जिस प्रशिक्षण पर सरकार को लगभग 2.5 लाख रुपए खर्च आता है, वो सारा प्रशिक्षण फ्री में करा करके उन्हें जॉब दिलाने का कार्य करेंगे। और आपको जानकर खुशी होगी, कटिहार की 5 बेटियां आज प्रशिक्षण ले रही हैं और जिलों की बेटियां ले रही हैं। ये सिलीगुड़ी में उसका ट्रेनिंग सेंटर है। तो ये DDU-GKY के माध्यम से हम जीविका से जुड़े हुए परिवार के बच्चों को प्रशिक्षित करना और उन्हें जॉब दिलाने के कार्य तरफ हम प्रयासरत हैं और लगातार उसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं। अभी तक हमने कटिहार जिले में लगभग 2000 लड़का और लड़कियों को
प्रशिक्षित करके रोजगार दिलाने का कार्य किया है। और तीसरी जो अति महत्वपूर्ण बिहार सरकार की परियोजना है वो है सतत जीविकोपार्जन योजना। वो ऐसी परियोजना है वैसे परिवारों के लिए है जो समूह से भी जुड़ने की क्षमता नहीं रखते हैं, मतलब उनके पास 10 रुपये बचाने के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खेती नहीं है, पशुपालन नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, अत्यंत निर्धन की श्रेणी में अगर आते हैं, ऐसे परिवार को उठाने के लिए ये योजना है सतत जीविकोपार्जन योजना। शर्त है कि उसकी आमदनी महीने का 4000 से भी नीचे हो, मतलब रोज का 100 रुपये भी नहीं कमा पा रहे हो, ऐसे परिवारों को जोड़ने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जिले में आपको जानकर खुशी होगी कि कटिहार जिला राज्य में सबसे ज्यादा परिवार को जोड़ने वाला जिला है, जहां पर लगभग 9000 परिवारों को हम जोड़े हैं और 7000 से अधिक परिवारों को हमने सहायता प्रदान कर चुके हैं। अगर हम आपके प्रखंड, आपके सागरथ पंचायत की बात करें तो यहाँ पर हमने 48 परिवारों को जोड़ा है और ये सभी परिवार जो समाज के पिछले पायदान पर खड़े परिवार हैं, SC ST हैं या दारू शराब में कहीं वो अरेस्ट हो गए थे, ऐसे तरह के परिवारों को जोड़ने का कार्य किया गया। ऐसे 48 परिवारों को हमने लाभ दिया है। मैं चाहूँगा कि जो आप समूह की दीदियाँ हैं और सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़े हुए दीदियाँ हैं, अगर 1-2 दीदी आकर के अपने अनुभव को बताएं कि पहले आप किस तरह से जीवन यापन कर रहे थे और इस योजना से लाभ लेने के बाद आपके परिवार में, आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आया है, तो शायद सभी को कुछ और अच्छा जानकारी प्राप्त हो सकेगा। मैं आग्रह करूंगा ऐसे 1-2 दीदी आकर के अपने अनुभव को रखना चाहेंगे। वही रहिए, माइक जा रहा है। सागरथ पंचायत में जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित सभी उजाला डीओ का संगठन का सदस्य हूँ। सतत जीविका उपार्जन से मुझे चयन किया गया है। 10,000 का लाभ मिला पहले, उससे मैं छोटा किराना दुकान किए, उसके बाद 20,000 का किराना दुकान का संपत्ति मिला, उससे मैं महीने में 25 या 3,000 का इनकम कर सकता हूँ। अभी मैं अच्छे से जीवन यापन कर सकता हूँ और धीरे आगे बढ़ रहा हूँ। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद। चंचला देवी है, सागरथ पंचायत से हूँ। मेरे पहले कुछ काम दाम नहीं था, इस 10,000 का योजना मिला था, दुकान बनाए और जो 20,000 का खरीदारी हुआ उससे थोड़ा संपत्ति हुआ, इधर उधर करके थोड़ा भी दुकान चल रहा बहुत बढ़िया। 25 से 2,000 तक हो जाता है और बच्चे लोग भी स्कूल नहीं जाते थे, अब अच्छे से स्कूल जाते हैं और इससे आप लोग की भी दुआ होगा तो अच्छे से ही जीवन यापन होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, और दीदियों के लिए एक बार ताली। इसके साथ ही मैं अपने वाणी को विराम देना। पदाधिकारीगण के साथ साथ इस सागरथ पंचायत के जनप्रतिनिधिगण एवं आम जनता सभी को मेरा नमस्कार। मैं जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र कटिहार से के प्रबंधक पद पर कार्यरत हूँ और ध्यान दीजिए दीदी, थोड़ा इधर, दीदी इधर देखिए। जब मुझे कहा गया है कि हमारे विभाग से जो संचालित योजना है, अभी सारे विभागों के लोग अपने अपने विभाग से संचालित योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, तो मेरा जो विभाग है वो सिर्फ युवाओं के लिए काम करता है। युवाओं मतलब जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई छोड़ चुके हैं, जो महिला पुरुष, उनके लिए हमारे DRCC से 3 योजनाओं का संचालन होता है। वो आपके ध्यान से सुनिएगा, आपके घर के बच्चों के लिए योजना है ये। जो बच्चे इंटर के बाद या मैट्रिक के बाद या BA के बाद, ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई करते हैं, ऐसा लगभग हर घर में कोई ना कोई बच्चा है जो इंटर कर रहे हो, इंटर के बाद पढ़ रहे हो या BA के बाद कर रहे हो या BA कर रहे हो या कोई टेक्निकल कोर्स कर रहे हो, उस बच्चों के पढ़ाई के लिए सरकार 4 लाख रुपए तक की राशि सहायता बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत देती है। इस शर्त पे देती है कि आपके बच्चे पढ़ाई करें, पढ़ाई पूरी करें, पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर जॉब लग जाती है, रोजगार मिल जाता है, नियोजन हो जाता है, इनकम आने लगती है, तो ये पैसे वापस करने हैं सरकार को, थोड़ा सा ब्याज लगता है। और अगर नहीं मिलता है रोजगार, नहीं नौकरी मिलती है, तो ये सिर्फ सरकार को जाकर 6 महीने में एक बार जून में और 1 दिसंबर में एक एफिडेविट देना है, एक शपथ पत्र देना है कि मुझे कोई रोजगार, कोई जॉब नहीं लगी है, कोई इनकम नहीं हो रही है। ये पैसा वापसी की प्रक्रिया स्थगित रखी जाएगी तब तक जब तक आप ये देते रहेंगे। तो ये 4 लाख रुपए तक की राशि है, हर उस बच्चे को मिल सकता है। सिंपल BA BSc BCom करने वाले बच्चे को भी
डीएस कॉलेज के भी जब में पढ़ने वाले बच्चे, चमरिया कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को भी 2 लाख रुपए तक की राशि बिना किसी कास्ट सर्टिफिकेट के, बिना किसी इनकम सर्टिफिकेट के, बिना किसी जमीन जायदाद के गारंटी के पेपर्स के मिलते हैं। सिर्फ बच्चों का जो डॉक्यूमेंट्स उसके पास है, जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, निवास प्रमाण पत्र, ये सब बच्चे के पास होता है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, अगर मास्टर्स कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं तो बीए का सर्टिफिकेट, इतने ही लगते हैं। गार्जियन का एक आधार कार्ड लगता है। ये सारे ओरिजिनल पेपर्स हम तुरंत वापस करते हैं, कुछ भी ओरिजिनल भी नहीं रखते और सिर्फ उसका जीरोक्स रखते हैं और बड़े ही आसान तरीके से जिस दिन हमारे डीआरसीसी में आएंगे उसके अगले 1 महीने के अंदर अंदर पैसे बच्चे के खाते में चला जाता है। बच्चे अपना पढ़ाई निर्विवाद रूप से करते रहते हैं। ये योजना इसलिए भी जरूरी है, गाँव में बहुत सारे मेधावी बच्चे होते हैं। ये वही एरिया है जहाँ के बच्चे बिहार में टॉप करते हैं, वो गाँव बहुत दूर का जगह नहीं है। तो मेधावी बच्चे हैं, बच्चों के पास पैसे नहीं है, वो टेक्निकल कोर्स कुछ कर सकते हैं, पैसों की वजह से वो सामान्य कोर्स करने लगते हैं या सामान्य कोर्स कर भी नहीं सकते हैं। तो आप लोग अपने गांव में, समाज में, परिवार के ऐसे बच्चों को इस योजना के बारे में बताइए और उस योजना से उस बच्चे को आच्छादित करना है और बिना किसी समस्या के 4 लाख रुपए तक की राशि लेकर अपनी मनचाही, अपना इच्छा के अनुरूप पढ़ाई पूरा करना है और अपने समाज को, परिवार को आगे बढ़ाना है। तो ये है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। दूसरा स्कीम वैसा है, बहुत सारे ऐसे बच्चे, खास करके महिलाएं दीदियां बैठी हुई हैं, वो बच्चे महिलाएं, पुरुष जो इंटर के बाद आगे पढ़ाई शुरू ही नहीं किया हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सरकार कहती है 100 में से 80-81 लोग मैं इंटर कर लिया और आगे की पढ़ाई शुरू नहीं करते। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कोई अपने पारिवारिक कार्यों में लग जाते हैं, कोई अपना पेशा जो है उसका पैतृक पेशा में लग जाते हैं, कोई पंजाब दिल्ली चला गया, महिलाओं की शादी हो जाती है ज्यादातर। तो उनके पास अगर 12th के बाद आगे पढ़ाई छोड़ दिया हो, उनके पास सर्टिफिकेट हो, तो उन महिला, पुरुष, लड़का लड़की को बिहार सरकार की जो हमारे यहाँ से संचालित योजना है, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, उसके तहत 24 महीने तक, 2 वर्षों तक 1-1 हजार रुपया स्वयं सहायता भत्ता उसको मिलता है। और उसके ये पैसे कभी वापस नहीं करने हैं। बस करना क्या है कि आपके पास सर्टिफिकेट है, इस योजना की अर्हता रखते हैं और बस एक बार डीआरसीसी आना है, सारा डॉक्यूमेंट्स के साथ, ओरिजिनल और फोटोकॉपी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तुरंत हम लोग वापस करते हैं और फिर अगले ही महीने से 1-1 हजार रुपया महीना उन बच्चे, महिला, पुरुष के खाते में जाने लगते हैं। इसका एक कंडीशन है कि वो इंटर के बाद आगे पढ़ाई शुरू नहीं किया हो। अगर इस और उम्र जो है, उसकी आयु जो है, उस दिन जिस दिन हमारे डीआरसीसी में आते हैं 20 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए और बिहार का नागरिक हो। बस इतना ही कंडीशंस है। इंटर के बाद आगे पढ़ाई शुरू नहीं किया हो, 20 से 25 साल उनकी उम्र हो और बिहार का नागरिक हो। तो इस 3 कंडीशंस को पूरा करते हुए उस महिला और पुरुष को जिनके पास इंटर के बाद का सर्टिफिकेट है, उनको 1 हजार रुपया महीना मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता की राशि मिल सकती है। और एज कैसे देखेंगे दीदियां, आप ध्यान देंगे, जो अक्टूबर 98 से अक्टूबर 2003 के बीच में जिस भी लड़का लड़की, महिला, पुरुष का एज है, इंटर पास होने के बाद उनके पास सर्टिफिकेट है, उन सबको इस योजना का लाभ मिल सकता है। अभी हम लोगों ने प्रखंड स्तर पे जीविका के साथ भी बैठक की है। सभी जीविका दीदियों को एक फॉर्मेट दिया गया है। आप अपने आसपास ये देखेंगे, अपने समूह में भी देखेंगे कि या जिनके घर में ऐसे लोग हैं जो 20 से 25 साल है और इंटर के बाद पढ़ाई शुरू नहीं किया है, उन सबको सूची में भरकर अपने सीसी मोबिलाइजर, CCAC के माध्यम से प्रखंड के स्तर से जिला में जाना है। उन सबको हम लोग इस योजना से आच्छादित करेंगे। तीसरा हमारा स्कीम है मैट्रिक, कम से कम मैट्रिक पास हो, लड़का हो लड़की हो, अधिकतम कितनी भी पढ़ाई की हो। जनरल क्लासेस के लिए अधिकतम एज 28 साल से कम हो और ओबीसी के लिए 31 साल से कम हो और ST/SC के लिए 33 साल से कम हो और कम से कम मैट्रिक पास है। मैट्रिक सिर्फ बिहार बोर्ड से ही नहीं, अगर मदरसा बोर्ड से भी है तो फकनिया पास भी हो। तो ऐसे लोगों को हम लोग कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 240 घंटों का बेसिक कंप्यूटर का प्रशिक्षण आपके प्रखंडों में और पंचायतों में, हमारा 3 सेंटर को कदवा प्रखंड में है, एक प्रखंड परिसर में है, 2 अगल बगल के पंचायतों में है। वहां पर जाकर के आप अपने बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण दिला सकते हैं। 11,000 का इसका कॉस्ट है जो मुफ्त में मिलता है। 1,000 रुपया जमा जरूर करना पड़ता है जब आप एडमिशन लेते हैं वहां पे, और वो भी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद आपके खाते में वापस आ जाती है।
तो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC से संचालित ये 3 महत्वपूर्ण योजना है जिसके लाभुक हर परिवार में हो सकते हैं। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिस परिवार में कम से कम बच्चे मैट्रिक पास नहीं हो, इंटर पास नहीं हो, ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रहे। ऐसा कोई वार्ड नहीं होगा जहाँ 10, 20, 50 बच्चे ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ रहा हो। तो सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बच्चों के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इंटर के बाद आगे पढ़ाई नहीं करने वाले के लिए स्वयं सहायता भत्ता योजना और कम से कम मैट्रिक पास वाले बच्चे कंप्यूटर शिक्षा KYP के प्रोग्राम के तहत ले सकते हैं। ये 3 योजनाओं का प्रशिक्षण कार्यान्वयन DRCC से होता है और DRCC आने के जो प्रखंड हमारा जो ऑफिस है वो सदर प्रखंड में है। कटिहार प्रखंड परिसर में BDO साहब के बिल्डिंग के जस्ट पीछे DRCC भवन है। कोई किसी को डाउट हो, कोई समस्या हो तो आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं। वहां कंप्लीट काउंसलिंग करते हैं हम लोग और बच्चे को बताते हैं जो जिस योजना की अर्हता रखते हैं उसको उस योजना का लाभ दिलाने का कार्य करते हैं। इसमें कहीं भी कोई मिडिलमैन नहीं है, कोई बिचौलियों की आवश्यकता नहीं है। आप ऑनलाइन फॉर्म भी लोकल कंप्यूटर सेंटर में मत भरिए, 200-300 रुपए ले लेगा। हमारे यहाँ फ्री में मुफ्त में कंप्यूटर ये सारे ऑनलाइन होते हैं, वेरिफिकेशन भी करते हैं। तो कहीं किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, सीधा DRCC आना है। सारा सॉल्यूशन एक ही पॉइंट पे होता है, वो जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र है। थैंक यू। कोई अगर समस्या हो, अगर इस तीनों स्कीम में किसी भाई को, किसी बहन को कोई समस्या हो, किसी को असुविधा हुई हो तो हाथ खड़ा कर सकते हैं या अपना शिकायत लिखित भी BDO साहब के पास जमा करवा सकते हैं। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मंचासीन प्रभारी जिला पदाधिकारी महोदय, सह उप विकास आयुक्त महोदय, आरक्षी अधीक्षक महोदय, अपर समाहर्ता महोदय, अपर समाहर्ता लोक शिकायत, मंच पर उपस्थित सभी जिला स्तरीय पदाधिकारीगण, इस पंचायत के सभी स्थानीय जनप्रतिनिधिगण तथा यहाँ की सम्मानित जनता। पंचायती राज विभाग की तरफ से जैसा कि आप जानते हैं कि 2 सबसे महत्वपूर्ण योजनाएं आज के समय में संचालित हैं। उसमें पहली है पंचायत सरकार भवन। इस प्रखंड के कुल 30 पंचायतों में से 4 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन पूर्ण हो चुके हैं, जहां पर की कार्यकलाप किए जा रहे हैं। पंचायत सरकार भवन पूरी तरह से क्रियाशील है। वहां के लोग उस पंचायत सरकार भवन में जो कार्यरत काउंटर है उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा 5 पंचायतों में पंचायत सरकार भवन निर्माणाधीन है, वो समय से पूरा हो जाएंगे। उसके बाद वहां के लोग भी उन सभी योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे। वहां के जनप्रतिनिधिगण तथा वहां की आम जनता जो है उस पंचायत सरकार भवन से जो भी सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो ग्राम कचहरी का कोर्ट संचालित होना हो या फिर मुखिया और अन्य जो जनप्रतिनिधिगण हैं उनके बैठने की जगह हो, वो सारी चीज़ों का लाभ उठा पाएंगे। ये जो सागरत पंचायत है, यहाँ पर जमीन चिन्हित हो चुका है, लेकिन यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा अभी तक उसका प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। तो मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, BDO साहब, CO साहब, BPRO, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग जल्द से जल्द इसका अभिलेख तैयार करके जिला में भेजें ताकि उसको आगे हम लोग प्रशासनिक स्वीकृति देके उसका काम आरंभ करा सकें। इसके अलावा विभाग की जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट स्कीम है। उसके तहत आप सबको पता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में सभी पंचायतों के 4 वार्डों को चिन्हित किया गया था। हर वार्ड में 10 सोलर लाइट लगाए जाने हैं। इस प्रखंड के कुल 9 पंचायतों में 4-4 वार्डों में सोलर लाइट लगाए जा चुके हैं। इस पंचायत के 4 वार्ड हैं, वार्ड नंबर 3, 5, 8 और 10। इन वार्डों में सोलर लाइट लगाए जा चुके हैं। आप सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आप लोगों से अनुरोध है, यदि ये सोलर लाइट समय पर नहीं जलते हैं, उनसे पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं आता है या उनके मेंटेनेंस में कुछ गड़बड़ी हो या चालू होने के बाद बंद हो गए हों, इसकी सूचना हमारे स्थानीय पदाधिकारियों को दें। यदि हमारे स्थानीय पदाधिकारी उस पर संज्ञान नहीं लेते हैं, उनका समाधान नहीं करा पाते हैं, जिला में इसकी आप सूचना हम लोग को दे सकते हैं। हम लोग उसकी संबंधित जो एजेंसी है उससे बात करके तत्काल ठीक कराने का काम करेंगे। इसके अलावा 7 निश्चय पार्ट 2 के अंतर्गत इस पूरे प्रखंड में 14 से 77 योजनाएं ली गई थी, जो कि सारी कंप्लीट हो चुकी हैं। इस पर्टिकुलर सागरत पंचायत में कुल 43 योजनाएं ली गई थी, जो कि पूरी हो चुकी। आप लोगों से, सभी जनप्रतिनिधियों और यहाँ के लोगों से अनुरोध है कि पंचायत से संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनके कार्यान्वयन में किसी तरह की कोई समस्या हो, कहीं योजनाएं पूर्ण नहीं हो
या उनमें किसी तरह के भ्रष्टाचार या लापरवाही का मामला सामने आता है, उसकी सूचना तत्काल आप यहाँ के स्थानीय पदाधिकारियों को दें। इनके द्वारा यदि ससमय समस्याओं का समाधान करने का प्रयास नहीं किया जाता है तो इसकी सूचना तत्काल जिला को दें। जिला में मेरा नंबर सब जगह परिचारित है, आप हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। उसके अलावा जिला स्तरीय जो भी पदाधिकारी हमारा आदरणीय डीडी सर है उनको आप सूचित कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि हमारी जो भी योजनाएं संचालित हैं उनमें किसी भी तरह की समस्या हो उसके बारे में आप बेहिचक हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो ये रही हमारी पंचायत की योजनाएं। आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। रोहिती कुमारी, आशा कुमारी, सत्यम कुमार और अनंत कुमार, आप लोग जल्द से जल्द आ जाएं। केवाईपी ट्रेनिंग प्राप्त छात्र छात्रा हैं, डीडीसी सर और एसपी सर से सर्टिफिकेट लेते हुए। ये केवाईपी प्रशिक्षण प्राप्त छात्र छात्राएं, इनका प्रमाण पत्र वितरण करते हुए आदरणीय डीडीसी सर, एसपी सर, और इसी के साथ कार्यक्रम को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डायरेक्टर सर डीआरडीए से अनुरोध करूंगा कि सर संक्षिप्त में जानकारी दें। एक जोरदार ताली बजा दीजिए सर के लिए। नमस्कार सर, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें आवास योजना से संबंधित प्रधानमंत्री आवास योजना है। इस योजना में 3 किस्तों में लाभुकों को 1,20,000 रुपये दिया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा 60% राशि दी जाती है और राज्य सरकार द्वारा 40% राशि दी जाती है। इस सागरत पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य 377 था और 369 आवास पूर्ण हो चुके हैं और उनको राशि भुगतान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत भी 3 किस्तों में लाभुकों को 1,20,000 रुपये प्रदान किया जाता है। इस ग्राम पंचायत में 2 लक्ष्य प्राप्त था, दोनों स्वीकृत हो चुके हैं और लाभुकों को 2 किस्त दिया जा चुका है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता के तहत ग्रामीणों को टूटे हुए घर के निर्माण के लिए 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। 3 लक्ष्य प्राप्त हुए थे और 3 लाभुकों को प्रथम किस्त दिया जा चुका है। सरकार से संतुष्टि होने के बाद द्वितीय किस्त भी दे दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत कार्य किया जा रहा है। व्यक्तिगत शौचालय का जो लक्ष्य था इस पंचायत का वो 1600 के आसपास था, जिसमें 1522 शौचालय का निर्माण किया जा चुका है और लाभुकों को राशि भुगतान की जा चुकी है। यह पूर्व में भी बताया गया है कि जो लक्ष्य है सांकेतिक है। अगर किसी भी व्यक्ति के यहाँ शौचालय नहीं बना है वो शौचालय का निर्माण करते हुए आवेदन वार्ड सदस्य के माध्यम से या माननीय मुखिया जी के माध्यम से या सीधे प्रखंड में जाकर आवेदन देंगे और 12,000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में हस्तगत करा दी जाएगी। जीविका दीदियों से अनुरोध है कि वो इस मुहिम में साथ दें। ये योजना शीघ्र ही समाप्त होने वाला है। आप जितने से जितने ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों को लेकर आएंगे जिनके यहाँ शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है तो हम उनको राशि हस्तगत करा सकेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता के लिए अभियान के लिए ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जा रहा है। इस पंचायत में WPO के निर्माण के लिए जहाँ पे कचरा का निस्तारण किया जाएगा कि जमीन चयन कर लिया गया है, एनओसी प्राप्त है। मैं माननीय मुखिया जी से अनुरोध करूंगा कि इसका यथाशीघ्र निर्माण कराया जाए। इसके साथ ही मनरेगा के तहत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस पंचायत में अब तक कुल 2235 हाउस होल्ड्स को जॉब कार्ड बांटे गए हैं और अभी तक लगभग 29,322 मानव दिवस सृजन किया गया है। इसमें से 16,433 मानव दिवस सृजन, लगभग 56% मानव दिवस सृजन महिलाओं द्वारा किया गया है, जो अत्यंत हर्ष का विषय है। साथ ही मनरेगा से जो एसेट का निर्माण किया गया है, 22 पशु शेड का निर्माण कराया गया है। लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी के लिए, यातायात के लिए 294 सड़कों का निर्माण कराया गया है। 39 लैंड डेवलपमेंट कार्य किए गए हैं और इसके अतिरिक्त अन्य कार्य भी किए जा रहे हैं। तो ग्रामीण विकास संबंधी ये सारी योजनाओं है। अगर किन्हीं भी ग्रामीणों को कोई शिकायत हो, कोई सुझाव हो तो अभी यहाँ पर सुझाव पेटी जो बनी है वहाँ आप सुझाव दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर BDO साहब से संपर्क कर सकते हैं और DRDA में उप विकास महोदय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। अब ऊर्जावान आदरणीय
अपर समाहर्ता महोदय राजस्व सर से अनुरोध है कि संक्षिप्त में राजस्व विभाग से संबंधित जानकारी दिए। जोरदार ताली बजा दीजिए। ग्राम पंचायत सागरत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, उप विकास आयुक्त महोदय, एडीएम पीजीआरओ, जिले के सभी अधिकारी और सागरत ग्राम पंचायत के मुखिया जी एवं उपस्थित अन्य जनप्रतिनिधिगण, जीविका दीदियाँ, सभी अधिकारियों ने अपनी अपनी बात कह दी। मैं मुख्यतः 2 विभाग को संभालता हूँ। एक जो जमीन जायदाद के मामले होते हैं, जिसको सीओ साहब कर्मचारी आपके बीच में जाकर के आपका काम करते हैं वो, और दूसरा जो प्राकृतिक आपदा आती है तो आपदा वाला विभाग। तो कार्यक्रम के शुरुआत में मुंशी प्रेमचंद कला जत्था के कलाकारों ने आपको नाटक के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपदाओं में आपको कैसे अपना बचाव करना है, ठनका गिरने पर, बिजली गिरने पर, बाढ़ आने पर कैसे अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने प्रस्तुति दे दिया है। भाई दूसरा विभाग जो है राजस्व विभाग, उसमें मुख्य रूप से 2-3 समस्याएं आती हैं आम जनता के पास, उस पर आऊँ। उसके पहले मैं ये बताऊँ, डीडीसी सर है, सर के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि सर जब बुधवारी जांच में आना पड़ता था तो 6 महीना पहले मैं इस ग्राम पंचायत में आया था और मुखिया जी हैं सर, मैंने पंचायत भवन में बैठ के इनकी समस्याओं को सुना था। इनकी समस्या पहली ये थी कि सर पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए जमीन नहीं है। मैं उसी क्षण इनको साथ लेकर जा करके जमीन चिन्हित कर दिया था हॉस्पिटल के लिए और पंचायत सरकार भवन के लिए, लेकिन हाँ, और बस पड़ाव 3 जमीन मैंने खुद खोजा, लेकिन अंचल अधिकारी कदवा की अकर्मण्यता की वजह से आज तक ये जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसका मुझे काफी दुख है सर। और जब ऐसे अधिकारी रहेंगे जिले में तो हम और आप सब चाहे जितना प्रयास कर लीजिए, विकास नहीं हो सकता है सर। मैं सर के संज्ञान में लाना चाहता हूँ। मुझे इस बात का काफी दुख है कि मैं स्वयं उसी क्षण जाकर के वो जमीन खोजा, आज तक प्रस्ताव नहीं। अभी मैं पूछा तो बता रहे हैं कि ऑब्जेक्शन लग के आया, डीसीएलआर साहब के पास है, तो हाथ हाथ करा लेना चाहिए था सर। चाहेंगे सर के माध्यम से सर सीओ कदवा को इंस्ट्रक्शन हो कि हाथों हाथ त्रुटि मार्जन कराएं और 2 दिन के भीतर में अभिलेख ला करके और पंचायत सरकार भवन के लिए जमीन दे सर, हॉस्पिटल के लिए जमीन दे। तो अधिकारियों को इस मानसिकता से ऊपर निकलने की जरूरत है। जनसंवाद का मकसद ये भी है, हम जनता को कितना त्वरित लाभ दे सकते हैं, इसके दिशा में हमको प्रयास करना चाहिए। अब मैं आता हूं राजस्व विभाग की जो 3-4 प्रमुख योजना है उस पर। एक आपको दाखिल खारिज के बारे में हमेशा शिकायत होता होगा कि सर हम आवेदन किए, सीओ साहब रिजेक्ट कर दिए, कर्मचारी रिजेक्ट कर दिए, परेशान कर रहा है, नाजायज पैसा मांग रहा है। दूसरा परिमार्जन है। तो दाखिल खारिज की अब प्रक्रिया है कि आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। पहले ऑब्जेक्शन लगा के वो रिजेक्ट कर दे रहा था आपको, अब प्रक्रिया बदल रही है। 10-15 दिन में वो प्रक्रिया बदल जाएगी। जब आप ऑनलाइन का आवेदन करेंगे म्यूटेशन का, तो सीओ रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसमें क्या क्या कागज की कमी है वो पहले बतलाएंगे आपको, और वो सारा कागज आप उनको ला करके देंगे ऑनलाइन ही, तब आपका आवेदन को वो स्वीकृत करेंगे। तो अब ऑब्जेक्शन करके उसको रिजेक्ट करने का जो है परंपरा, उसको खत्म करने के लिए विभाग के स्तर से ये प्रयास किया जा रहा है। दूसरा है कि आप बहुत से परिवार इस पंचायत में ऐसे होंगे जिनको बास भूमि नहीं होगी, रहने की जमीन नहीं होगी। तो अभी इस महीने के अंतिम तक अभियान बसेरा के तहत जो है कर्मचारी जाकर के ऐसे परिवारों का जो सड़क के किनारे रह रहे हैं, जो रेलवे लाइन के किनारे रह रहे हैं, या किसी पोखर के भिंडे पे रह रहे हैं, ऐसे परिवारों को सर्वेक्षण करना अभियान बसेरा में। और सर्वेक्षण करने के बाद मुखिया जी को भी हम बता देना चाहते हैं कि इसी महीने की 30 तारीख तक सर्वेक्षण होना है। अपने परिवार पंचायत के ऐसे लोगों का सर्वे करा लीजिए, पहले सर्वेक्षण हो जाएगा, उसके बाद फिर उसको 3 से 5 डेसिमल की जमीन हम लोग देंगे। और अगर सरकार की जमीन होगी तो सरकार की जमीन देंगे, और सरकार की जमीन नहीं होगी तो रैयती जमीन खरीद करके भी ऐसे बास भूमि विहीन परिवारों को 3 से 5 डेसिमल जमीन हम लोग उपलब्ध कराएंगे। तो मुखिया जी का दायित्व ये है कि सर्वे के बाद अगर हमको रैयती जमीन खरीदने की जरूरत पड़ी तो आप मदद करके रैयत को तैयार करेंगे, जो सर्किल रेट होगा उस रेट पर हम उसको भुगतान करके रजिस्ट्री करा करके उसका कराएंगे। तो मुझे ये प्रमुख रूप से ये बातें कहनी थी सर, और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जन संवाद कार्यक्रम में
जिला प्रशासन, अनुमंडल के पदाधिकारीगण एवं कदवा प्रखंड के पदाधिकारीगण, यहाँ मौजूद सभी हमारे पंचायत के जनता, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन पदाधिकारियों के द्वारा जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जानकारी दी गई, वैसे योजनाओं को आपने अच्छी तरह से सुना और समझा, ताकि आप लोगों को इन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। मेरे तरफ से सुझाव, क्या सुझाव तो देने वाले आप गार्जियन स्वरूप सभी कोई हैं जी। मेरे साथ पंचायत की जो समस्याएं हैं सर, समस्या ये है कि आरडब्ल्यूडी की ओर से जो रोड बन रही है, अगर ये एजुकेटिव इंजीनियर यहाँ होंगे तो वो सुनते होंगे, या एक बार जो रोड बनी है उस रोड को जो है एक बार अपने से मुहैया कर लिया जाए कि जो रोड पहले स्मूथली आदमी उस पर चलता था, अगर अभी जो है कोई भी एक व्यक्ति पैदल जो है मतलब 10 से 15 पग अगर चल के दिखा दे उस रोड में, अभी रिसेंट में बना है सर, हमको लगता है 2 महीना पहले बना जी। ये बस सामने वाली सड़क है, इसमें ढलाई जहाँ हुआ है, जितना दूर ढलाई हुआ है, ढलाई के विषय में बोल रहे हैं। हाँ, उस एक तो वो हो गई। दूसरी बात, नल जल की जो योजना है एकदम पूरा फ्लॉप योजना है सर। सरकार की कल्याणकारी योजना, महत्वाकांक्षी योजना है। ये योजना इतनी अच्छी योजना है जो धरातल पर उतर नहीं पाया, जिस कारण से कि अभी जितने भी तमाम हमारे यहाँ पंचायत के जनतागण बैठे हुए हैं, कोई भी खड़े होकर बता दीजिए कि एक गिलास पानी कभी पिए हैं। अगर वो पानी हमारे यहाँ का मवेशी पी ले तो उनका तबीयत खराब हो जाए। और जब पदाधिकारी का जो है, जब वरीय पदाधिकारी का यहाँ आने की बात होगी तो उस समय हमारे जेई साहब एक्टिव हो जाएंगे, जो हमारे एजुकेटिव साहब हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और आनंद फानन में आके 4 गो मजदूर को भेज देंगे। उसके बाद फिर पुनः वही जो अच्छा रोड है उसके बगल में से इतना पानी का रिसाव होता है कि वो रोड खराब हो जाता है। उसके बाद एक है सर, अच्छा और है, मतलब जैसे कि अभी जीविका के सर बोले कि कल्याणकारी योजना है जीविका, उसमें बहुत सारी लाभ भी दी गई है। और सागरत पंचायत ही एक ऐसा पंचायत है कि फर्स्ट टाइम कदवा में सागरत पंचायत से ही जीविका स्टार्ट हुआ, जब 2011 में हम मुखिया थे। और मेरे द्वारा प्रचार प्रसार करके एक एक घर से, जीविका को कोई जानता नहीं था, एक एक घर से सीएम को निकाले, कैसे जो है ग्रुप जोड़ना है, कैसे क्या करना है। और अभी जो है हमारे बीपीएम साहब के द्वारा बोला जाता है, अब बीपीएम साहब बोलते हैं कि उनके जो मतलब सीसी वगैरह हैं वो बोलते हैं कि मुखिया जी क्या होते हैं। ठीक है सर। और मेरा कहना है कि कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहने की वजह से अभी तो सबको ही बोल दिए, अच्छी बात है कि सबको लाभ मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कोऑर्डिनेशन सही नहीं रहने की वजह से सरकार का पैसा जो है गर्त में जा रहा है। गर्त में क्या जा रही है कि किसी को जो है अगर लोन के मार्फत, किसी मिशन के मार्फत कि ये जो है वो फलाना काम करेंगे, ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, उसके मार्फत जो रुपया दिया जाता है वो रुपया का सदुपयोग नहीं हो पाता है। चाहे तो वो रुपया जमीन खरीदने में चले जाता है, चाहे तो बेटी का शादी कराने में चले जाता है, विभिन्न प्रकार से वो रुपया जो है बर्बाद हो रहा है। और उसका जो है लेखा जोखा नहीं होने के वजह से आज जो है जीविका जो है पीछे जा रहा है। मैं उनसे कहूंगा कि आप अपने से सर कोऑर्डिनेशन कीजिए बीपीएम साहब। ठीक है सर। हाँ, आप सर कोऑर्डिनेशन अपने से कीजिए और कम से कम जनप्रतिनिधि को ये बताइए कि कौन एसएचजी के द्वारा आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो हम लोग उसको दबाव डलवा के पैसा दिलवाएंगे। और विशेष क्या बोले सर, बहुत अभी वक्ता है। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुखिया जी सागरत। अब कार्यक्रम अपने अंतिम छोर पर है और मैं इस जिले के ऊर्जावान डीडीसी सर जिला पदाधिकारी, प्रभारी जिला पदाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि सर आज के इस कार्यक्रम को संबोधित करें। एक जोरदार तालियों से सर का स्वागत कीजिए। आज के इस जनसंवाद कार्यक्रम जो कि सागरत पंचायत में किया जा रहा है, इसमें उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय, एडीएम साहब राजस्व, एडीएम साहब लोक शिकायत, अनुमंडल पदाधिकारी, उपस्थित सभी
जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, यहाँ के माननीय मुखिया जी, उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, जीविका की दीदियाँ एवं इस पंचायत के सभी नागरिक। देखिए, ये सरकार का निर्देश है कि हम जाके लोगों से मिलें, उनसे सीधे बातचीत करें, उस क्षेत्र की समस्याओं को जाने और वो समस्या जो है, जो हम लोग जिला स्तर पे जिसका समाधान कर सकते हैं उसको समाधान करें, और जो यहाँ पे समाधान नहीं कर सकते हैं उसको हम लोग राज्य में लिख के भेजें और वहाँ वो लोग इन चीज़ों का संज्ञान लेके और फिर उसका एक कुछ ना कुछ समाधान एक समयबद्ध तरीके से एक किया जाएगा। पूरा इसका जो उद्देश्य यही है। अभी माननीय मुखिया जी के द्वारा आप लोगों के बिहाफ पे बातें रखी गई हैं और हम लोग ये बातें सभी सुनना चाहते हैं कि योजनाओं में क्या समस्या हो रही है। आप लोग, सरकार का जो मंशा है कि आपको सीधे लाभ पहुंचे, वो क्यों नहीं पहुंच पा रहा और उसके लिए हम लोग क्या करें। तो माननीय मुखिया जी के द्वारा जो भी बातें कही गई है सबको हम लोगों ने संज्ञान में लिया है, चाहे वो रोड से संबंधित हो या जो PHED में के द्वारा जो नल जल की योजनाएं की जा रही है। और उसमें क्योंकि आप लोग को मालूम है ये आयरन अफेक्टेड क्षेत्र है, यहाँ का जो पानी है उसमें आयरन बहुत है, तो वो सीधे पीने या कोई अन्य उपयोग में नहीं लाया जा सकता है। उसको आयरन कटर के माध्यम से आयरन हटा के तभी उसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो ये समस्या थोड़ी सी यहाँ पे कटिहार में ज़्यादा है अन्य जिलों के तुलना में, लेकिन फिर भी हमारा उसमें पूरा प्रयास है कि आप लोगों को शुद्ध पानी मिले और इसके लिए जो भी इसमें सुधार करना होगा योजना को, वो हम लोग निश्चित इसको एक समयबद्ध तरीके से जो कार्यपालक अभियंता है उनको निर्देश दिया जाएगा कि उसमें हम इस पंचायत में आए, देखें और जो इसकी समस्याएं हैं उसको दूर करें, लोगों को शुद्ध पेयजल पीने के पर्पज से उपलब्ध हो। आप लोगों से सीधा संवाद करने का मतलब है कि कई बार यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं और पिछले एक हम लोग के संवाद में DM सर यही बोल रहे थे कि ये यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं सब लोग कुछ ना कुछ परीक्षा पास करके आए हैं, लेकिन किसी से आप सब योजना के बारे में एक बार पूछ लीजिएगा तो शायद ही कोई बता पाए। तो इसलिए जब अधिकारी लोग परीक्षा पास करके आते हैं उनको याद नहीं रहता है, तो निश्चित यही कि आपको भी सारी जानकारी नहीं होगी। तो जानकारी आपको दी गई है, मुझे उम्मीद है कि आपने ध्यान से सुना होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे और जब किसी को जरूरत हो तो उनको उस योजना का लाभ दिलाने में विशेष करके आप लोग जो है, और आप लोग जब अपने अपने टोले मोहल्ले में जाएंगे, आपके जानने वाले लोग होंगे, उनको आप लोग ये सूचना देंगे ताकि वो लोग लाभ उठा पाए। उदाहरण के तौर पे DRCC के तरह कोई भी लड़का अगर ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है इंटर के बाद, तो उसको इंजीनियरिंग करने के लिए और कोर्स करने के लिए सरकार 4 लाख रुपए तक देती है। तो अभी ऐसा नहीं है कि कोई गरीब बालक है और उसके माँ बाप के पास पैसा नहीं तो इंजीनियरिंग नहीं कर पाएगा, वो निश्चित इंजीनियरिंग कर पाएगा और उसकी जो पूरी फीस की राशि है वो सरकार के द्वारा 4 लाख रुपए तक दी जाएगी और जब उसको नौकरी मिलेगा तभी उसको पैसे वापस करने हैं। तो ये सरकार की ये महत्वाकांक्षा है कि सभी बच्चे जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में, चाहे उनके माता पिता के पास पैसा हो नहीं हो, वो पढ़े। इसी प्रकार जो गरीब कामगार हैं, जो मजदूर हैं, जो खेतों में काम करते हैं, ईंट भट्टों में काम करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, उनको उनके एक्सीडेंटल डेथ पे या उनके नेचुरल डेथ पे उनको कुछ लाभ दी जाती है 2 लाख रुपए तक की। कुछ योजनाएं हैं जो बिल्डिंग में काम करते हैं, अगर आप लोग रजिस्टर कर लेते हैं, उसमें अपने आप निबंधन करवा लेते हैं, तो आप लोगों को उसमें जब आप माँ बनती हैं उस वक्त आपको कुछ समय के लिए 30-35 हज़ार रुपए के आसपास को पैसा आपको लाभ दिया जाता है। बच्चे अगर आपके अच्छा नंबर लाते हैं उनको कुछ लाभ दिया जाता है। तो ये सब आप लोग जान गए हैं, इसमें आप लोग निबंधन करें। हम लोग समय समय पे इसका ब्लॉक लेवल पे कैंप भी लगवाएंगे, वहां जाकर किसी भी बिचौलिए कोई मिडिलमैन के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप लोग मुखिया जी से संपर्क कीजिए, वो लोग आपको बताएंगे, नहीं तो आप ब्लॉक में चले जाइए, संबंधित पदाधिकारी सब लोग यहीं पे हैं, आप लोग चेहरा देख लीजिए और पहचान लीजिए, इनसे सीधे जाके मिलिए। ये आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और जो भी आपको लाभ मिलना है वो सीधे आपको मिलेगा। अभी आप लोग देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है विशेष करके शिक्षा के क्षेत्र में, कि अभी लाखों शिक्षकों की बहाली होने वाली है, स्कूलों की गुणवत्ता में वहां अच्छा शिक्षा मिले, इसका प्रयास किया जा रहा है। और आप लोग अभी परिणाम देख रहे होंगे कि कम से कम अभी शिक्षक और बच्चे दोनों स्कूलों में उपस्थित होना स्टार्ट कर दिए हैं। अब अगले जब इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा, इसमें यह है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा दी जाए, उसके लिए नए शिक्षक आएंगे जो BPSC से पास करके आएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वो अच्छे शिक्षक होंगे और वो आपके बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे, जिससे भविष्य में वो अच्छा काम कर पाए, डॉक्टर इंजीनियर बन पाए। इसी प्रकार से स्वास्थ्य में भी आप लोगों को मालूम है और आप लोग इस चीज को ध्यान में रखें कि जब
महिलाएं गर्भवती होती हैं उनको कम से कम 4 बार जांच कराना चाहिए। उससे पता चलता है किसी को बाद में अगर समस्या होगी वो पहले ही जांच में पता चल जाता है। तो आपको बता देंगे कि आपका यहाँ पे नहीं डिलीवरी हो सकता है, आप कटिहार चले जाइए या कोई दूसरे बारसोई चले जाइए जहाँ पे आपको अच्छे डॉक्टर आपका इलाज, तो उस वक्त किसी तरह का इमरजेंसी या घटना नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग सभी लोग जानते हैं, गांव की औरतें हैं, उसका सर्वे भी आशा एएनएम के द्वारा कराया जाता है जो गर्भवती हैं। लेकिन आप लोग भी इसकी सूचना दें कि पूरे जो गर्भ का जो वो पीरियड है 9 महीने में कम से कम 4 बार उनका जांच होता है। तो उस दौरान वो डॉक्टर्स के संपर्क करें, पीएचसी में जाएं और अपना इलाज कराएं। अभी एक बहुत अच्छा योजना, एक मुख्यमंत्री उद्यमी योजना चल रहा है। उसमें अगर आपको कोई छोटा व्यापार आपको शुरू करना है, एक पापड़ का आपको छोटा उद्योग लगाना है, एक अचार का उद्योग लगाना है, आपको एक मसाला का उद्योग लगाना है, तेल का उद्योग लगाना है, या जो भी आप यहाँ आजकल मशरूम का बहुत लोग खेती कर रहे हैं, तो उसमें आप लोग ऑनलाइन इसका आवेदन करिए और पटना से ही इसका चयन होता है। इसमें आपको 4 लाख रुपए तक दिए जाते हैं और अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको फिर और राशि उसको उद्योग को बड़ा करने के लिए दिया जाता है। तो जितने भी महिलाएं हैं, जीविका की दीदियां हैं, अगर आप लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, और इसमें ये SC ST के लिए भी है, फिर ये जो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, उनके लिए भी ये योजना है। तो आप लोगों को अगर इस तरह का कोई छोटा व्यापार करने का है लेकिन पैसे नहीं है, तो निश्चित आप लोग मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आप लोग अप्लाई कीजिए। इसमें कुछ किसी को कहने की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन इंटरनेट से आवेदन होता है। कोई भी कैफे में आप चले जाइए, वो आपका आवेदन कर देगा और अगर आपका चयन हो जाएगा तो राशि फिर आपके खाते में आएगी। ज्यादातर योजनाएं जो है आज के सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, सभी में राशि आपके खाते में आती है। तो इसलिए अपना खाता किसी को नहीं दीजिए, खाते को स्वयं रखिए और पूरी राशि आपके खाते में आएगी। उसमें कोई कटौती का किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है। जो हमारे SC ST या EBC अति पिछड़ा है, उनके लिए सरकार के द्वारा कई सारे छात्रावास पूरे जिले में चलाए जाते हैं। SC ST आवासीय विद्यालय भी चलाए जाते हैं, नीमा में है, सनौली में है, छात्रावास EBC OBC छात्रावास चलाए जाते हैं। तो आप लोग इसकी जानकारी लीजिए। जो प्रखंड कल्याण पदाधिकारी हैं, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी आए हैं क्या? प्रखंड कल्याण पदाधिकारी से आप ब्लॉक में संपर्क कर सकते हैं, वो आपको इसकी सूचना देंगे। अगर आपका बच्चा कोई कटिहार के कॉलेज में पढ़ता है और डेली जाने आने में दिक्कत है, तो वहाँ छात्रावास है। अल्पसंख्यक छात्रावास लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए है। अगर कोई कटिहार के किसी कॉलेज में वो पढ़ रहे हैं और उनको रहने का जगह है, अल्पसंख्यक है, तो उनके लिए भी छात्रावास कटिहार शहर के अंदर है। आप लोग इन सब की जानकारी लें, इन सुविधाओं जो सरकार के द्वारा दिया जा रहा है उसका फायदा उठाएं। अभी जो एक नया योजना सरकार के द्वारा लाया गया है वो है कि जो शहरी क्षेत्रों में घर घर जाके रिक्शा कचरा उठा के फिर उसका निस्तारण एक जगह पे करती हैं, तो वो हर पंचायत स्तर पे किया जा रहा है। यहाँ पे भी उसकी प्रक्रिया चालू है और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि आपके घरों के सामने रिक्शा जाएगा एक निश्चित समय पर, और ये पंचायत के द्वारा ही संचालित है। तो आप लोग मुखिया जी से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो आप लोगों से यही अनुरोध होगा कि अपने आसपास गंदगी नहीं फैलाए। जैसे ही रिक्शा खरीद के पंचायत के द्वारा यहाँ मंगवा लिया जाएगा, तो आपके वो जब जाए तो उसी में अपना गीला सूखा कचरा को अलग करके डालें। उसका ये लोग अलग से प्रबंधन करेंगे, जिससे कि अत्र तत्र जो हम देखते हैं ये कचरा फैला हुआ है, उस तरह का कोई ये ना स्थिति रहे, उससे बीमारी फैलने की आशंका होती है। और उस पूरे जो आपको ये सेवा दी जाएगी उसके लिए एक दिन का 1 रुपया यानी महीने का 30 रुपया सेवा शुल्क लिया जाएगा। वो तभी आपको देना है जब आपके यहाँ काम चालू हो जाए। तो उसमें आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग इस योजना में सहयोग करें, आपकी पंचायत को एकदम निर्मल और आप लोग स्वच्छ बना के रखें। LDM साहब के द्वारा अभी आपको बताया गया था बहुत तरह के लोन योजना, KCC होता है किसान क्रेडिट कार्ड, 1,60,000 रुपया तक लोन लेने के लिए आपको किसी तरह का कुछ गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं है। आपकी अगर अपनी जमीन है तो आपको KCC का लोन मिल जाता है। तो आप जो इस तरह के जो मनी लेंडर्स हैं जिससे आप बहुत ऊंचे ब्याज में पैसा लेते हैं, उससे बेहतर है कि आप बैंक में जाके KCC का लोन ले लें। आप लोग जीविका समूह से जुड़े हो, समूह में भी आप लोगों को लोन मिल जाता है। तो आप लोग कोशिश करें कि कोई ऐसे मनी लेंडर जो आपसे फिर ज्यादा रेट पे लोन दे देगा, फिर आपको बाद में तंग करेगा, उस पर नहीं फंस के आप लोग बैंक से लोन लेने का प्रयास करें। और हम लोग बैंक को भी निर्देश देते हैं कि आप लोगों को यथासंभव आप लोगों का सहयोग करें। तो मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि सरकार की मंशा ये रहती है हमेशा, और यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार जो पदाधिकारी हैं उनकी लापरवाही से
या उनके कुछ बदमाशी से ये लाभ सीधे नहीं पहुंच पाते हैं। तो ये सीधा संवाद आपका, क्योंकि आज जिला पदाधिकारी महोदय नहीं है तो मैं ही और एसपी सर हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो सबसे जिला के जो सीनियर पदाधिकारी आपसे आके सीधे बात करते हैं। और आप लोग जिला में जाएं तो इन सभी के कार्यालय हमेशा खुले रहते हैं वर्किंग डे में, जिस दिन ऑफिस खुला हुआ है आप लोग उनसे जाके किसी भी समय मिल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और आपकी समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जाएगा। आप सभी को इतनी संख्या में आप लोग उपस्थित हैं, आप लोग ने हमारी बातों को सुना है, आप लोगों ने जो फीडबैक दिया है हमने उनको नोट किया, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और विशेष करके जो, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है, आज छोटे बच्चों के लिए पूरे विश्व में इस दिन को मनाया जाता है, तो उन्होंने जो एक सुंदर नृत्य का प्रस्तुति करके हम लोगों का स्वागत किया, उनका हम लोग विशेष अभिनंदन करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सर ने विस्तार पूर्वक विभागों के बारे में जानकारी दी। अब कार्यक्रम बिल्कुल अंतिम छोर पर है। अब इस जिले के ऊर्जावान पुलिस अधीक्षक महोदय हमारे। धन्यवाद। आज के इस जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित डीडीसी साहब, एडीएम साहब लोग, एसडीओ साहब, अन्य पदाधिकारीगण, सागरत पंचायत के मुखिया जी, अन्य जनप्रतिनिधिगण, इस पंचायत के हमारी माताएं, भाइयों, बहनों और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के मीडिया बंधुगण, आज जो मुख्यतः जो समस्याएं हैं, जो मेरे स्तर से जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, मेरा जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी जो कुछ समस्याएं हैं उसको हम कम करें और कम करने का कुछ रास्ता जो है आपको हम दिखाएं। सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है भूमि विवाद। जो जमीन की जो समस्या है, जो लैंड डिस्प्यूट जो होता है, उसमें जो है सरकार की एक योजना है, हर शनिवार को थाना में, जो आपका थाना है उस थाना में जनता दरबार जो है लगता है। वहां पर एसएचओ साहब, सीओ साहब बैठ के आपकी जो समस्या है उसको सुनते हैं, उसकी एंट्री करते हैं और जो उसका समाधान है उसको भी वो एंट्री करते हैं। तो इस योजना का आप लोग भरपूर लाभ उठाएं। मैं क्या देखता हूं कि छोटी सी समस्या होती है और जो दोनों पार्टी है, दोनों पक्ष है, उसका ईगो प्रॉब्लम इतना ज्यादा है कि कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता है और वो समस्या इतनी बड़ी हो जाती है कि वो जाकर बाद में जो है वो मार के सर फोड़ लेता है और दोनों तरफ से फिर केस होता है। जब केस होता है दोनों तरफ से तो फायदा किसको होता है? किसी को नहीं होता है, किसी पार्टी को फायदा नहीं होता। तो मेरा अनुरोध है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, ये उनकी पहली जिम्मेदारी है, जो यहाँ के जनप्रतिनिधिगण हैं, कि अगर इस पंचायत में कहीं भी अगर कोई भी समस्या आती है, लैंड डिस्प्यूट से हो या अगर पेटी ऑफेंस है, छोटा छोटा अगर कोई मान लीजिए नॉन कॉग अगर ऑफेंस है, कोई किसी को गाली दे दिया, कोई किसी को मारा, कुछ छोटा मोटा बात है, तो आप उसको बैठ करके उस समस्या को समाधान वहीं पर करें। इससे क्या होगा कि आपके क्षेत्र में विवाद जो है वो कम होगा। जब आपका विवाद बढ़ता है, जब विवाद बढ़ेगा तो क्या होगा, बहुत सारे लोग उसमें आएंगे और क्या करेंगे, उस विवाद को और बढ़ाएंगे, क्योंकि वो उनका फायदा है, क्योंकि थर्ड पार्टी का उसमें जो है फायदा हो जाता है। तो मेरा अनुरोध रहेगा, आप लोग, जमीन जो है वो कोई खाता नहीं है, कभी जमीन को कोई खत्म नहीं कर सकता है। आदमी खत्म हो जाता है, लड़ते लड़ते ठीक है चला जाएगा, मारपीट कर लेगा, कभी कभी तो मर्डर भी कर लेता है, लेकिन जमीन क्या कोई खत्म कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर वो आपका जमीन है तो आप अपना कानूनी लड़ाई जो है लड़िए, लड़ाई लंबी हो सकती है, परंतु जमीन के लिए आप लोग लड़िए मत, मारपीट मत करिए, कानूनी तरीके से लड़िए। ये मेरा पहला आप लोगों से अनुरोध है। 80% जो समस्या है वो जमीनी विवाद है।
ये पूरे जिले का है। दूसरी जो समस्या है, लड़के और लड़कियां जब बड़े होते हैं तो जो पेरेंट्स हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। आपको अपने बच्चों पर नजर रखनी पड़ेगी। वो कहां जाता है, किससे बात करता है। आपने मोबाइल खरीद के नहीं दिया, देखो आप मोबाइल से वो बात कर रहा है, आपको पूछना चाहिए कि ये मोबाइल कहां से लाया, ये किसने दिया तुमको मोबाइल। किसी रात में आता है, किसी दोस्त के साथ आता है, मोटरसाइकिल से आता है और उसका दोस्त जो है कट्टा लेके आया हुआ है, पिस्टल लेके आया हुआ है और आप बोलते नहीं हैं। आप उसी समय जो है आप समझ लीजिए कि आपके घर में एक अपराधी जो है वो जन्म ले लिया। अगर आपने उसको आप उस समय नहीं रोके तो आप निश्चित रूप से समझिए कि आप जो है एक दिन आपको रोना एकदम तय है, आप रोइएगा। हम देखते हैं ना, माँ बाप बेटा झगड़ा करके कुछ कांड कर देता है, बड़ा कांड कर देता है और माँ बाप आकर के हम लोग के सामने जो है रोते हैं। अब ये जो जिम्मेदारी है ये हम पुलिस की तो जिम्मेदारी है ही। हम लोग के नजर में अगर कोई घटना या कोई सूचना मिलती है हम लोग कार्रवाई करते हैं, लेकिन ये पहली जिम्मेदारी जो है, कानून में भी ये आपको अधिकार दिया है कि अगर किसी प्रकार का अगर कोई भी क्राइम से संबंधित अगर सूचना है तो आपको जो है संबंधित पुलिस को, थाना को आपको सूचना देना है। और अभी आपको जानकर खुशी होगी कि अभी कल ही जो है बिहार सरकार ने ये सूचना देने वाले को पैसा देने का जो है अधिकार दे दिया है। अगर आप किसी क्रिमिनल के बारे में अगर हमें सूचना देते हैं, अगर वो फरार क्रिमिनल है, आप उसको पकड़वाते हैं तो आपको जो है कैश रिवॉर्ड मिलेगा। मेरे स्तर तक जो है वो 25,000 रुपए का रिवॉर्ड देने का अधिकार जो है सरकार ने दे दिया है। देखिएगा मैडम, गिरेगा। अगर मान लीजिए कोई समस्या होने वाली है, कोई विधि व्यवस्था की समस्या होने वाली है, आपने सूचना उसकी पहले ही मुझे दे दी। अगर मान लीजिए कोई हथियार का, अगर मान लीजिए कहीं आपको पता चलता है कि ये इलीगल आर्म्स लेकर के घूमता है, वहां नशा का अड्डा है, वहां पर जो है ये गलत सब काम करता है, आप उसकी सूचना तुरंत पुलिस को देंगे और आपके सूचना पे कार्रवाई होने पर अगर रिकवरी होगी तो आपको कैश रिवार्ड हम लोग देंगे। दूसरी बात, आपकी जो पहचान है उसको हम लोग गोपनीय रखेंगे। आपको हम लोग, आपका जो नाम है, आइडेंटिटी है, उसको आगे आने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखें। हम लोग अधिकारी हैं, सेवा देने आते हैं और चले जाते हैं। ये आपका पंचायत है, आपका घर है। आपको जितना सुंदर इसको बनाना है आप बना सकते हैं, हम सहयोग करेंगे आपके लिए। इसके लिए आपको जो है आगे तत्पर आना होगा। किसी प्रकार का अगर कोई गलत काम कर रहा है, बच्चे अगर आपके स्कूल जाते हैं और रास्ते में अगर मान लीजिए कहीं पर छेड़खानी होता है, कोई लफुआ लोग जो है वहां पर बदमाशी करता है, उसकी सूचना आप दीजिए थाना में। थाना में नहीं देना है, कभी कटिहार आए, अगर आपको लगता है कि नहीं हम ही को देना है, 11 से 1 प्रतिदिन छुट्टी को छोड़कर मैं ऑफिस में मिलता हूं, आप मुझे मिल करके पर्सनली आप सूचना दे सकते हैं। एक स्कीम जो है लगाई गई है, 11 से 1 किसी भी दिन आप थाना में जाइए, डीसी के माध्यम से आप मुझसे बात कर सकते हैं। हम प्रतिदिन 1 घंटा डीसी से थाना को जोड़ते हैं। आप वहां थाना पर जाकर के डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। ये स्कीम क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि आप कटिहार जाते हैं, आपका पूरा दिन जाता है, आपकी पूरी जो है, बहुत लोग जो है प्रतिदिन काम करते हैं, कमाते हैं, आपका तो पूरा समय चला गया, पूरा पैसा गया आपका उस दिन का। तो ये सोच करके आप लोगों की सुविधा के लिए हम लोग जो है वो स्कीम लेकर आए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर डायरेक्टली अगर हमसे भी मिलना है 1 to 1 तो आप कभी भी मेरे ऑफिस में आ सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं। तीसरी समस्या जो है, जो बच्चों और बच्चियों की मैंने आपको बताई, आप इस पर कृपया ध्यान दें क्योंकि ये संख्या बढ़ रही है। बच्चा और बच्ची आपका बड़ा होता है, आपको पता ही नहीं चलता कब बड़ा हो गया वो। हम लोग भी बड़े हुए, आप भी बड़े हुए होंगे। एक उम्र आती है, वो बॉडी में जो है हार्मोनल चेंज आता है, उसमें बच्चा जो है वो गलत डिसीजन ले लेता है।
तो आपको देखना होगा एज ए गार्जियन, आप माता पिता आप हैं, आपको जब उसको जन्म से लेकर के इतना तक उसको पालन पोषण आप किए, तो आज भी उसकी मॉनिटरिंग आप करिए, नहीं तो वो गलत डिसीजन लेता है वो, और गलत डिसीजन लेने के बाद कभी कभी उसके साथ दुर्घटना भी हो जाती है। मैक्सिमम चांस में वो दोनों वापस आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होती है उसके साथ दुर्घटना भी हो जाती है, और जब वो इलोपमेंट का शिकार होता है तो मम्मी पापा लोग जो है, पेरेंट्स लोग हम लोग के पास आकर के रोने लगते हैं। आप सोचिए क्या स्थिति गुजरती है। तो मेरा ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बच्चा बच्ची आपका कहाँ जाता है, रात में क्यों आया, आप उससे क्वेश्चन करिए, कहाँ गए थे तुम, किस लिए गए थे, किसके साथ गए थे, ये कौन दोस्त है तुम्हारा, ये क्या करता है, क्यों ये मोबाइल कौन खरीद के दिया तुमको, क्वेश्चन करिए। और माताएं इतनी बैठी हुई हैं, आप लोगों से अनुरोध है, डोमेस्टिक वायलेंस बहुत होता है, घरों में बहुत ज्यादा जो है हिंसा होती है। आप कृपया करके इसकी शिक्षा आप अपने बच्चे बच्चियों को दें। स्कूलों में तो दी जाती है कि आपका गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आप अपनी बच्चियों को समझाएं। कोई भी हो, रिश्तेदार हो, भाई हो, चचेरा हो, ममेरा, फुफेरा, कोई भी हो, किसी भी बच्चा को बच्ची को गलत तरीके से नहीं छू सकता है। अगर उसको असहज लग रहा है तो तुरंत उसकी बात को जो है आप मानिए, और बच्चे का आप साथ दीजिए, ना कि अपने रिश्तेदार का आप साथ दीजिए। अगर आप उस समय अगर नहीं रोकेंगे, उस आदमी का मन बढ़ेगा और फिर वो कल के जाकर के कोई बड़ी घटना कर सकता है। तो ये चीज जो है, अपराध के प्रति जागरूक होना जरूरी है, खासकर बच्चे और बच्चियों के अपराध के प्रति, जो घरों में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। और आपको पता होगा पॉक्सो कानून है, बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून है वो। अगर कोई गलत मंशा से अगर छूता भी है तो भी उसमें एफआईआर होता है और वो जेल जाता है। उसमें बेल जो है वो बाद में मिलता है, पहले बेल नहीं मिलता, वो नॉन बेलेबल है। तो ये शिक्षा आप घरों में दें, बच्चे और बच्चियों को सिखाएं कि ये जो है गलत है। और जितनी भी जिले की जो आप लोग की जो योजनाएं हैं और बहुत सारी समस्याएं जो है, मुखिया जी ने भी बताया, बहुत सारा फीडबैक हम लोगों ने भी लिया है। अगर किसी प्रकार की अगर कोई समस्या आती है, यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं, यहाँ की जो पंचायत है, आप देखिए जो सबसे ज्यादा हम लोगों की जो एनर्जी लगती है पूरे प्रशासन की, वो पंचायत चुनाव में लगती है सबसे ज्यादा। और ये जो पंचायती व्यवस्था है, ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सपना था, और ये सपना जो है धरती पे उतरा। तो ये इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था स्वराज। स्वराज मतलब हमारा समस्या हम खुद समाधान करें। इसीलिए ये पंचायती राज व्यवस्था है, इसको समझना है, ये आपका हक है। अगर आपकी कोई समस्या है, मुखिया जी को पकड़िए, सरपंच जी को पकड़िए, ये आपका अधिकार है उन लोगों पर। उनको बोलिए कि मेरा समस्या आप सुलझाइए। ये स्वराज का सपना है, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का दिया हुआ सपना है। और उसके बाद जो है संविधान में संशोधन हुआ और ये कानून आया पंचायती राज। इसलिए अपने अधिकारों को आप लोग समझें कि हम लोगों को क्या क्या जो है हमारा अधिकार है, और इसके साथ ही ड्यूटी भी अपनी समझनी होगी। आपकी जो ड्यूटी है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी संविधान में जो है संशोधन करके उसको लाया गया। तो आप सभी लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का अगर आपके पास कोई सूचना होती है, डायरेक्ट मिलना है, हमसे मिलिए। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना है, सूचना दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। और अगर आपकी सूचना सही होगी और हमें कुछ रिकवरी मिलेगी, हथियार रिकवर करें, कोई एनडीपीएस पदार्थ रिकवर करें, कोई क्रिमिनल को पकड़ लें हम लोग, आपको निश्चित रूप से हम कैश रिवार्ड देंगे, और हम लोग देते भी हैं। तो आप सभी लोग इतनी संख्या में आए और हम सभी लोगों को इतना धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुना, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। अब सागरत
के पंचायत भवन के बगल में आज आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु हमारे जिला से आए हुए प्रभारी जिला पदाधिकारी महोदय कटिहार को बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके साथ ही उपस्थित अपर समाहर्ता महोदय राजस्व, अपर समाहर्ता महोदय PGRO और अनुमंडल पदाधिकारी बारसोई, OSD सर कटिहार के प्रतिनिधि जो इस ग्राम पंचायत के जन संवाद कार्यक्रम में उपस्थित रहते हुए हमारा मार्गदर्शन किए और हमारे पंचायत में उपस्थित जनप्रतिनिधियों का और आम जनों का मार्गदर्शन किए। इसके लिए से ग्राम पंचायत सागरत के माननीय मुखिया राजेश जी और यहाँ के सरपंच साहब, यहाँ के माननीय वार्ड सदस्य, माननीय वार्ड पंच, यहाँ के माननीय पंचायत समिति सदस्य और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि है उनका विशेष रूप से धन्यवाद कि आपके सहयोग से आज का जनसंवाद कार्यक्रम बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सफल हुआ और विशेष रूप से हमारे जो ग्रामीण हैं जो काफी गंभीरता से उपस्थित रहकर बातों को सुने और ग्रहण किए और उनसे अनुरोध है कि इसे अमल में लाए और उन्होंने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सामूहिक रूप से इस मंच के नीचे और इस पंडाल में उपस्थित धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम की